मैं आशीष कुमार। इस हिस्ट्री के इस नए क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए। खूब पढ़िए। जो भी आप लोगों को कभी किसी लेक्चर में कोई भी तरीके का डाउट हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसमें जरूर लिखा करें कि सर ये बात हमें समझ में नहीं आई या यहां पर ये डाउट है, तो उसे बोला करें, उसे लिखा करें। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था मौर्यन डायनेस्टी को लेके। मौर्यन डायनेस्टी में जब हम लोग बात करते हैं रूलर्स के विषय में, तो मौर्यन डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य शुरुआत में हमने बताया था कि वो शैविज्म के फॉलोअर थे, शैव धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में उन्होंने जैन धर्म को एडॉप्ट किया था और जैनियों के एक बड़े अच्छे तरीके मोक्ष प्राप्त करने का था वो संलेखना विधि, जिसको संथारा विधि भी कहते हैं, जिसकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हुई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के ही टाइम पीरियड में जैनिज्म का एक काउंसिल हुआ था जिसमें जैनिज्म दो पार्ट में डिवाइड हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बेटे बिंदुसार को अपना सक्सेसर अपॉइंट किया था और बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। बिंदुसार ने अशोक को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। अब हम लोग अशोक के विषय में बात को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि अशोक जो रूलर थे उनका जो टाइम पीरियड है वो 273 बीसी, ये जो टाइम है इसमें बिंदुसार की मृत्यु हुई थी और बिंदुसार ने अशोक को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। तो अशोक को राजगद्दी प्राप्त करने में 269 बीसी में राजगद्दी उसने प्राप्त करी थी, यानी कि ये कितने वर्ष का समय लगा? तो 4 इयर्स का। ये 269 बीसी में अशोक का राज्यारोहण हुआ। अब ये 269 बीसी से 237 बीसी ये अशोक का पूरा टाइम पीरियड हुआ। अब इस टाइम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और यहीं से उसकी स्टडी को स्टार्ट करेंगे। एक ईयर है 261 बीसी। 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। हमने आपसे यह बताया था कि अशोक पहला ऐसा रूलर नहीं है जिसने कि कलिंग पर आक्रमण किया है। अशोक के पहले महापद्म नंद भी रूलर थे जिन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था और उन्होंने कलिंग के नॉर्थ पार्ट को कॉन्क्वेर किया था। बट अशोक जो रूलर हुआ उसने कलिंग के नॉर्थ और साउथ दोनों ही पार्ट को कॉन्क्वेर किया। और इसमें खास बात यह है कि इस कलिंग के एक्सपेडिशन के बाद अशोक के लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और अशोक ने यह डिसाइड कर लिया कि अब वो अहिंसा को फॉलो करेगा, नॉन वायलेंस को फॉलो करेगा। और उसके बाद यह कहा जाता है कि अशोक ने बुद्धिज्म को एडॉप्ट किया था। तो अशोक कलिंग के वार के बाद इसने बुद्धिज्म एडॉप्ट किया। तो एक फेज 269 से लेकर 261 बीसी का है, यह 8 साल का फेज है। और दूसरा जो फेज है ये फर्स्ट फेज है और ये जो दूसरा फेज है 261 टू 237 बीसी ये सेकंड फेज है। और ये फेज और ये फेज दोनों फेज को मिलाकर के अशोक के पूरे लाइफ को पढ़ना पड़ता है। अशोक 261 बीसी में इसने कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग के आक्रमण के बाद इसने बुद्धिज्म को एडॉप्ट कर लिया। अब ये पूरे अशोक के टाइम पीरियड का जो सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है, अब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि अशोक के समय का सोर्स क्या है। तो जरा देखिए, अशोक के समय के जब सोर्स की बात करते हैं तो अशोक के समय का जो सोर्स है उसमें देखिए
फर्स्ट आता है स्तंभ लेख, दूसरा आता है शिलालेख, और तीसरा आता है गुहालेख। स्तंभ लेख, शिलालेख एंड गुहालेख। अशोक के जो अभिलेख हैं, जब हम उसके लिपि और उसके भाषा की बात करते हैं तो अशोक के समय की जो लिपि है और वो भाषा, जरा देखिए, हमने बात किया लिपि की और हमने बात की भाषा की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते तो आप ध्यान नहीं देते हो कि लिपि पूछा गया है या भाषा पूछा गया है, और आप आंसर कुछ भी लगा के चले आते हैं। तो लिपि और भाषा में डिफरेंस क्या होता है, पहले इसको समझ लो। जिसमें हम लोग लिखते हैं वो लिपि होती है, और जिसमें हम बोलते हैं वो भाषा होती है। जैसे देवनागरी हमारी लिपि है और हिंदी हमारी भाषा है। तो अशोक ने जो स्तंभ, शिलालेख और गुहालेख लिखा, उसके लिपि क्या और उसकी भाषा क्या है। तो जब उसके भाषा की बात करते हैं तो अशोक के अभिलेख की जो भाषा है वह प्राकृत है, और अशोक के अभिलेख की जो लिपि की हम बात करते हैं तो लिपि 4 है। पहला ब्राह्मी, दूसरा खरोष्ठी, तीसरा आरामाइक, और चौथा यूनानी। ये 4 उसके हैं। ये 4 लिपि है और भाषा प्राकृत है, जो कि अशोक के समय की एक राजकीय भाषा, लैंग्वेज भी मानी जाती है। अब जरा देखिए, जब हम लोग स्तंभ लेख की बात करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि अशोक का कोई भी इंस्क्रिप्शन, कोई भी लेख जो किसी स्तंभ पे लिखा होता है उसको हम लोग स्तंभ लेख कहते हैं। और जैसे आपका सारनाथ का स्तंभ लेख है, तो यही सारनाथ स्तंभ लेख था, जिस पर अशोक के जब हम लोग स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट की भी बात करते हैं तो उसमें कई उसके पार्ट होते हैं। जो उसका कैपिटल होता है, उस कैपिटल पे ध्यान रखिएगा, वो जो कैपिटल होता है उस कैपिटल पे अशोक चक्र लिखा, अशोक चक्र है। तो वो जो अशोक चक्र है वो आप देखिए, जो इस समय का हम लोगों का जो नेशनल एम्ब्लेम है वो ये अशोक चक्र है। तो ये स्तंभ लेख की बात है। दूसरा, ये जो स्तंभ लेख है इसमें हम लोग 2 तरीके का बात करते हैं। पहला वृहद और दूसरा लघु, यानी मेजर और दूसरा माइनर। शिलालेख की बात करते हैं तो शिलालेख में भी मेजर और माइनर की बात है। तो पहले हम लोग स्तंभ लेख की बात कर लेते हैं। जब हम लोग स्तंभ लेख की बात करते हैं तो स्तंभ लेख में क्या डिफरेंस होता है, मेजर और माइनर किसको कहते हैं, वृहद और लघु किसको कहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई बड़े उस पर लिखा है तो वो वृहद हो गया, कोई छोटे पे लिखा है तो वो लघु हो गया, ये बात नहीं होती है। अशोक के स्तंभ लेख है, मतलब क्या होता है कि अशोक ने इसमें 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 स्टेटमेंट हैं जो कि अशोक ने ये लिखवाए, तो वो स्तंभ लेख हुआ। यानी हर पिलर पे, हर स्तंभ पे ये 7 स्टेटमेंट होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं स्तंभ लेख। और ये 7 जो लेख हैं वो 6 मेजर प्लेस पे है, 6 स्पेसिफिक प्लेस पे है। तो प्लेस आपके हो गए 6 और स्टेटमेंट कितना हो गया, 7 हो गया। तो वो 6 प्लेस जिस पर ये 7 स्टेटमेंट हैं, तो उन्हीं 6 प्लेस और ये 7 स्टेटमेंट को मेजर पिलर एडिक्ट कहते हैं। दूसरा, माइनर की जब हम बात करते हैं तो ये स्टेटमेंट, ये प्लेस डिफरेंट हो सकता है और इसमें स्टेटमेंट भी अलग हो सकता है। और इन जिन जिन जगहों पे, यानी इन प्लेस को छोड़ करके अशोक के स्तंभ
अशोक के पिलर, अशोक ने जो पिलर बनाए, इन प्लेस को छोड़ करके जिन जिन जगहों पे हैं और जो स्टेटमेंट अलग अलग हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, माइनर कहेंगे। तो ये मेजर और माइनर का डिफरेंस होता है। फिर से समझ लीजिए, अशोक के स्तंभ लेख, शिलालेख और गुहा लेख हैं। स्तंभ लेख में हमने बताया कि वृहद और लघु, मेजर एंड द माइनर। जब हम लोग मेजर पिलर एडिक्ट की बात करते हैं तो मेजर पिलर एडिक्ट कितने प्लेस पे है, तो 6 प्लेस पे। 6 प्लेस, ये निश्चित वैसी 6 प्लेस को हम लोग कहेंगे मेजर पिलर एडिक्ट। अब चूंकि स्तंभ के ऊपर लिखा हुआ लेख है, तो वो कितने तरीके के लेख हैं, कितने उसमें इस तरीके का स्टेटमेंट है, तो वह 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, तो वो 7 स्टेटमेंट है। इसलिए तो कितने तरीके का स्तंभ लेख हुआ, तो ये आपको कहना पड़ेगा कि 7 हुआ। कितने प्लेस पे है, तो वह 6 प्लेस पे। इन्हीं 6 प्लेस और 7 स्टेटमेंट को मेजर कहते हैं। और अगर कोई ऐसा पिलर जो अशोक के द्वारा बनवाया गया है, जिसमें कि प्लेस अलग अलग हैं और उसके स्टेटमेंट अलग अलग हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे माइनर। तो यही मेजर और माइनर है। दूसरा, जब हम लोग बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा रब कर दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर बात यह हमें समझ में नहीं आई या आई, कुछ तो लिखा करो। अब देखिए, जब शिलालेख की बात करते हैं तो शिलालेख, शिला का मतलब होता है चट्टान। अगर रॉक के ऊपर लिखा हुआ कोई लेख है तो उसको हम लोग कहते हैं शिलालेख। अब जरा इसमें देखिए, इसमें भी हम लोग बात करते हैं कि ये मेजर और माइनर है। मेजर एंड माइनर है। अब जरा देखिए, इसमें स्टेटमेंट कितने हैं, मतलब लेख कितने हैं, तो वह 14 है। प्लेस कितने हैं, किस किस प्लेस पे है, कितने प्लेस पे है, तो 8 प्लेस पे। यानी कि अगर ये 14 स्टेटमेंट 8 प्लेस पे है तो वह मेजर है, और अगर उसके अतिरिक्त किसी रॉक पे लिखा हुआ है तो वो क्या होगा, माइनर होगा। यह डिफरेंस है। जब हम लोग गुहा लेख की बात करते हैं तो अशोक ने गुफाएं बनवाई। गुफा जो केव्स है वो अशोक के द्वारा बनाया गया है। ये किसके लिए बने थे, तो यह आजीवक संप्रदाय के लिए बना था। किसके लिए बना था, आजीवक संप्रदाय के लिए बना था। तो चूंकि यह संप्रदाय है तो वह किस रिलीजन से निकला हुआ है, तो वह जैनिज्म से निकला हुआ है। आजीवक जो संप्रदाय है वह किस रिलीजन से है, तो वह जैनिज्म से है। आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के लिए अशोक ने गुफाएं बनवाई, और उस गुफा के ऊपर अगर कोई लेख है तो वह गुहा लेख है। और यह गुहा लेख जो है वह किस जगह पे अशोक के द्वारा बनाया गया है, तो अशोक के द्वारा बनाया गया जो गुहा लेख है वह बराबर पहाड़ी पे है। और यह बराबर पहाड़ी कहां पे है, तो यह मगध में है। अशोक की तरह एक और रूलर है जो कि मौर्य डायनेस्टी के ही थे, जिन्होंने अशोक की तरह ही 2 इंपॉर्टेंट काम किया जो कि अशोक किया था। पहला, उसने देवानामपीय की भी उपाधि ली, और दूसरा, अशोक की तरह उसने आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के लिए केव्स बनवाए थे। तो वो जो बनवाया था वह अशोक के ही उत्तराधिकारी थे, और अशोक के जो उत्तराधिकारी थे उसका नाम था दशरथ। तो दशरथ ने कहां पे बनाया था, तो गया में बनाया था। तो यह मगध और गया, अशोक और दशरथ दोनों ने आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के लिए केव्स बनाए थे। तो यह डिस्क्रिप्शन है स्तंभ लेख, शिलालेख और गुहा लेख की। अब हम लोग अशोक के समय की बात को करने जा रहे हैं। इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। कोई डाउट होगा तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको निश्चित तौर पर इसका आंसर दूंगा। अब जब हम लोग अशोक की बात करते हैं तो अशोक के जो टेरिटरी की बात करते हैं, तो अशोक का जो साम्राज्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य से
थोड़ा सा बड़ा इस वजह से था क्योंकि इसने कलिंग एरिया का भी एक्सपेडिशन किया था। अशोक, जब हम लोग उसके बात करते हैं कि 269 बीसी टू 261 बीसी की बात करते हैं, ये जो हम लोग टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो अशोक ने अपने एरिया का एक्सपेंशन किया। अशोक ने अपने एरिया का एक्सपेंशन किया। अब आप जरा देखिए, श्रीनगर एरिया है, आज भी एग्जिस्ट करता है। तो श्रीनगर एरिया का जो फाउंडर थे वो अशोक थे। अशोक ने श्रीनगर एरिया को एस्टेब्लिश किया था और श्रीनगर इस एरिया का जो फाउंडर हुए वो अशोक हुए। अशोक जब रूलर था तो श्रीनगर में इसने जालौक, जो अशोक का उत्तराधिकारी था, उसको यहां का गवर्नर अपॉइंट किए थे। और इस बात का उल्लेख किसमें मिलता है, तो यह ध्यान रखना, जो कश्मीर की एकमात्र हिस्ट्री है और कश्मीर की हिस्ट्री का एकमात्र जो सोर्स है वो क्या है, राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी, ये ध्यान रखना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में राजतरंगिणी फर्स्ट हिस्टोरिकल टेक्स्ट है जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। राजतरंगिणी किसने लिखी थी, तो राजतरंगिणी का राइटर जो थे वह कल्हण थे। अब आपको मालूम होगा कि केवल कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी है, लेकिन नहीं, कल्हण के अलावा भी राजतरंगिणी कई लोगों ने लिखी है, जिसमें नाम आता है एक जोनराज, तीसरा श्रीवर, चौथा प्रज्ञा भट्ट। कल्हण, जोनराज, श्रीवर एंड प्रज्ञा भट्ट। तो श्रीनगर का फाउंडर कौन था, श्रीनगर का अशोक थे। इसके अतिरिक्त अशोक का जो साम्राज्य था वह नेपाल तक था और इसने यहां पर देवी पाटन एक प्लेस एस्टेब्लिश किया था। तो नेपाल में देवी पाटन और श्रीनगर जम्मू का एरिया, यहां का फाउंडर अशोक को माना जाता है। अशोक का जो साम्राज्य था यहां तक फैला हुआ था। एक साथ ही साथ इसमें एक और एविडेंस देख लीजिए कि अशोक का साम्राज्य नेपाल तक फैला हुआ था। तो यहां पर देखो, अशोक की एक पुत्री थी जिसका नाम था चारुमती। चारुमती का जो विवाह था वह नेपाल के राजा के साथ, नेपाल के राजकुमार के साथ हुई थी। तो ये अशोक का एरिया यहां तक फैला था। दूसरा, रुमनदेई में अशोक का एक इंस्क्रिप्शन है। ये जो इंस्क्रिप्शन है वो अशोक के टाइम का ये पहला ऐसा इंस्क्रिप्शन है जो टैक्स के विषय में डिस्कस करता है। तो ये यहां तक इसका एरिया था। अब जरा देखिए, तो 269 से 261 बीसी तक अशोक ने कौन से रिलीजन को एडॉप्ट किया था, तो वह शैव धर्म। 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पर एक्सपेडिशन किया और कलिंग के बाद उसने यह डिसाइड कर लिया, क्योंकि कलिंग में इतना युद्ध हुआ था, इतनी हत्याएं हुई थी, उस हत्या के बाद अशोक का हृदय जो था वह द्रवित हो गया और उसने यह डिसाइड कर लिया कि अब हम एक ऐसे कोई रिलीजन को एडॉप्ट करें जहां पर कंप्लीटली नॉन वायलेंस की बात होती। तो नॉन वायलेंस की जब हम लोग अहिंसा की बात करते हैं तो अहिंसा से रिलेटेड दो तरीके का धर्म आता है, पहला जैनिज्म और दूसरा बुद्धिज्म। अशोक कौन से धर्म को एडॉप्ट करे, जैनिज्म एडॉप्ट करे या बुद्धिज्म एडॉप्ट करे, यह अशोक के दिमाग में कंफ्यूजन था। अब इस कंफ्यूजन को कैसे दूर हुआ, इसके लिए क्या कहानी है, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपसे बताया था कि अशोक का एक बड़ा भाई था सुसीम, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, और सुसीम का जो बेटा था उसका नाम था निग्रोध। निग्रोध बौद्ध भिक्षु बन गया था और निग्रोध को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला पिंडोला भारद्वाज था। एक बार की बात है कि अशोक जो था 261 में पाटलिपुत्र में अपने महल पे खड़ा था और निग्रोध जो था वह महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सुनाता हुआ जा रहा था। जब अशोक ने निग्रोध के
द्वारा सुनाए गए महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सुना, तब उसी समय उसने यह डिसाइड कर लिया कि अब वो बुद्धिज्म को एडॉप्ट करेगा। लेकिन अब यह बात थी कि अशोक को फाइनली बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला अशोक का टीचर कौन हुआ। यह तो निग्रोध का नाम आता है, और निग्रोध क्या था, तो निग्रोध की वजह से अशोक जो था उसका झुकाव बुद्धिज्म की ओर हुआ। लेकिन अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला कौन था, तो अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला उपगुप्त थे। और एक नाम और निकल करके आता है, जो नाम आता है मोगलीपुत्तिस। तो फाइनली उपगुप्त जो था, उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अब जरा देखिए, अशोक, अब ये लेकर के कंफ्यूजन है कि अशोक जो था वह बौद्ध धर्म को नहीं मानता था। कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि अशोक वॉज नॉट ए फॉलोअर ऑफ द बुद्धिज्म। अब उसके लिए उन्होंने क्या तर्क दिया, तो उसके लिए उन्होंने यह तर्क दिया कि अशोक ने अपने किसी भी कहीं पर भी उपदेश में यह बात उसने निर्वाण की बात नहीं करी है। अशोक ने कहीं भी अपने उपदेश में निर्वाण की बात नहीं किया है। हालांकि निर्वाण जो था महात्मा बुद्ध के उपदेशों का जिस्ट है। निर्वाण जिसने प्राप्त कर लिया, अशोक महात्मा बुद्ध कहते हैं, उसको कभी कहीं मोक्ष की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक उसको मोक्ष मिल गया। लेकिन अशोक ने कहीं पर भी निर्वाण की बात नहीं की। अशोक ने हमेशा कहा कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, तो स्वर्ग प्राप्त करने की बात होती है। जब हम लोग स्वर्ग की बात करते हैं कि अशोक ने स्वर्ग की बात किया, और स्वर्ग की बात किसमें की जाती है, तो स्वर्ग की बात की जाती है हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म। और निर्वाण की बात किसमें की जाती है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए निर्वाण प्राप्त करना पड़ेगा, तो ये किसमें बात की जाती है, तो ये बुद्धिज्म में बात की जाती है। तो अशोक ने निर्वाण की बात नहीं करी, अशोक ने स्वर्ग की बात किया। दैट मीन्स कि अशोक वॉज द फॉलोअर ऑफ द हिंदुइज्म। लेकिन नहीं, जब हम पूरा एनालिसिस करते हैं तो अशोक के बहुत से ऐसे सोर्स हैं जिसमें डिस्कस किया गया है कि अशोक वॉज द फॉलोअर ऑफ द बुद्धिज्म। देखिए इसमें क्या क्या है। तो पहली बात यह है कि राजस्थान में, फर्स्ट हम अब किस एविडेंस की बात कर रहे हैं, इस एविडेंस की बात कर रहे हैं कि अशोक वॉज द फॉलोअर ऑफ द बुद्धिज्म। पहला एविडेंस हम ये बात कर रहे हैं कि भाबरू, भाबरू राजस्थान में विराटनगर है, विराटनगर में भाबरू है। यहां पर अशोक का एक इंस्क्रिप्शन है, अशोक का एक अभिलेख है, और इस अभिलेख में 3 बात लिखी गई है। फर्स्ट बुद्ध, दूसरा धम्म, और तीसरा संघ। अब जब आप लोग बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो ये बुद्ध, धम्म और संघ क्या है, ये बुद्धिज्म का त्रिरत्न है, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म है। और ये 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म किसमें मेंशन है, भाबरू में। यानी भाबरू इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन कि अशोक जो था वो बुद्धिज्म का फॉलोअर था। दूसरा जरा देखिए, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा, महेंद्र और संघमित्रा को, यह अशोक का बेटा है, पुत्र है, और यह अशोक की पुत्री है जिसका नाम है संघमित्रा। तो महेंद्र और संघमित्रा को कहां भेजा, तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। कहां भेजा, लंका भेजा था। और यह लंका भेजा, श्रीलंका भेजा। ये श्रीलंका में उस समय राजा कौन थे, तो उस समय का जो राजा था उसका नाम था तिस। तो महेंद्र और संघमित्रा ने अशोक को, लंका के राजा को जिसका नाम था तिस, उसको बौद्ध धर्म में दीक्षित करने के लिए भेजा। और यह ध्यान रखना कि तिस ने बौद्ध धर्म को एडॉप्ट करने के बाद देवानामपीय की उपाधि ली। तो यह ध्यान रखिए कि जो देवानामपीय की उपाधि होती है यह बुद्धिज्म में होता है। तीसरा, अशोक ने भी देवानामपीय की उपाधि ली थी। चौथी बात, अशोक के समय में तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ। जो तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था वह 251 बीसी में हुआ था। कहां हुआ था, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में कहां पे, अशोकाराम विहार।
तो 251 बीसी में पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार में हुआ। और ये जो पाटलिपुत्र था उस समय उसका थर्ड बौद्ध काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन था? तो वो मोगलीपुत्र तीसरा था। और ये मोगलीपुत्र तीसरी बौद्ध सभा के अध्यक्ष थे और इसी मोगलीपुत्र तीसरे ने एक ग्रंथ की रचना करी थी जिसका नाम था अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक का राइटर कौन है? मोगलीपुत्र तीसरा। अब जरा देखिए तो कितने पिटक हो गए? 3 पिटक। हमने फर्स्ट बौद्ध काउंसिल में 2 पिटक की बात किया था, सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश है, विनय पिटक में बौद्ध संघ का नियम है। सुत्त पिटक किसने लिखा था? आनंद। विनय पिटक किसने लिखा? उपाली। यह अभिधम्म पिटक में क्या है? तो अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्ष का उल्लेख है और अभिधम्म पिटक की रचना किसने करी थी? मोगलीपुत्र तीसरे ने की। थैंक यू। यहीं तक हम लोग रहने दे रहे हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसमें इसके आगे की बात को डिस्कस करेंगे और मौर्य डायनेस्टी में अशोक के बाद सक्सेसर की बात करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कोई क्वेश्चन होगा तो लिखा करिए। थैंक यू। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब पढ़िए।